berries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked all notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसकी लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नमस्ते, दिस इज़ द्विजा और कैसे हैं आप? सनशाइन इन ह्यूमन फॉर्म और आज हम देख रहे हैं we are reacting to a vlog. I think it's a vlog inside Sri Lanka's mysterious jungle. Okay, that hides 40 unknown species. As a zoologist, because that's what I studied, I am really curious about this vlog and no one recommended. लेकिन वैसे मुझे लगा ये मज़ा आएगा थोड़ा. Again, we do not have many other videos coming up. I did get few recommendations कुछ एकदम नया try करने के लिए. Don't worry, I have that in watch later. इसके बाद definitely we are trying. So let's go, let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा, रहेगा, मज़ा आएगा. Why you? Whatever. थोड़ा देवानंद जी का gist आ गया. Right? I said it right? Or is Rajesh Khanna? I'm sorry if I'm wrong. Boomers don't kill me. I'm just a MZ, millennial or Adi millennial, Adi Gen Z. I like it, but I'm not exactly sure, so I will apologize पहले से. All right, playing. श्रीलंका के प्राचीन घने जंगलों में कुछ ऐसे राज छिपे हैं जिनसे पूरी दुनिया बेखबर है. मैं यहाँ आया हूँ कुछ ऐसी स्पीशीज की खोज में जिनसे साइंस अभी तक अनजान है. लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ. मेरे साथ है इस मिशन में श्रीलंका के वन ऑफ द टॉप कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रानिल नानायक्करा. आज के इस यूट्यूब वीडियो में आप कुछ ऐसा देखने वाले हो जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया की यूट्यूब हिस्ट्री में पहले कभी नहीं किया गया है. ज्यादा सस्पेंस में मैं आपको नहीं रखना चाहूंगा, इसलिए आइए सीधा इस मिशन को आरंभ करते हैं. यार इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो है. पीपल लाइक टू मुझे पता है बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब मैं ये खबरें देखता हूँ कि हसदेव में जंगल काटा जा रहा है, निकोबार में जंगल काटा जा रहा है. चारों तरफ दिल्ली हो, मुंबई हो, हर जगह से ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं और मैं वीडियोस बनाने के अलावा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता. आवाज़ उठा ली, पेटिशन साइन करवा ली, लेकिन इस बात की फ्रस्ट्रेशन है कि फिर भी इन जंगलों को बचा नहीं पा रहे हैं हम कुछ करके. तो मैंने सोचा दोस्तों, अगर इंडिया में जंगल नहीं बचाए जा सकते तो जहाँ जंगल बचाए जा सकते हैं वहाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा. आज का ये वीडियो उसी दिशा में एक कोशिश है. वो कैसे बचाएंगे ये जंगल को? लेकिन जंगल में ऐसे लीचेस हर जगह मौजूद हैं, इन्हें ऊपर चढ़ने से रोकना पड़ेगा. नहीं तो ये मेरा खून चूस लेंगे. इस जंगल की एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको नहीं बता सकता वीडियो में. ये एक अनडिस्क्लोज लोकेशन है और इसके पीछे क्या कारण है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा. इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये श्रीलंका के वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड रेन फॉरेस्ट में से है. जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर घुसते गए वैसे वैसे हमें एहसास हुआ कि ये जगह सच में एक गुप्त दुनिया है, जहाँ हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के नीचे कोई ना कोई अनसुनी कहानी छुपी है. कुछ जगहों पर हमें ऐसे साइंस मिले जो बताते हैं कि यहाँ अभी भी कुछ ऐसा मौजूद है जिसे आज तक कैमरे में कभी कैद नहीं किया गया. अचानक एक मोड़ पर हमें ऐसी प्रजाति दिखी जिसे शायद इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा होगा. This is a new species of Nemespis, what they call the day gecko. This is a confirmed new species. So far, we have documented 15 species in Sri Lanka, and this will be the 16th species. मुझे तो मजा आने वाला है. आई एम वेरी श्योर ऑफ इट. आई रियली होप इट आल्सो अलाइंस इंटरेस्ट. इसी जंगल में उस पेड़ के पीछे एक बड़ी ही कमाल की टारंटुला की स्पीशीज है जिसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा रनिल के द्वारा. इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा. they're not really discovering like very new things for the first time, right? That's a big thing. कम से कम 40 नई जानवरों की स्पीशीज खोजी है. इसमें स्नेक्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस और कई सारे अजीबोगरीब दिखने वाले इंसेक्ट्स शामिल हैं. लेकिन इन सभी स्पीशीज पर खतरा मंडरा रहा है, एक्सटिंक्शन का.
डिफॉरेस्टेशन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जंगलों की इंक्रोचमेंट किया जाना, सो कॉल्ड डेवलपमेंट के लिए जंगलों को तबाह किया जाना। सोचकर देखिए, ऐसे जानवर जो अभी तक ठीक से देखे भी नहीं गए हैं, वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं बिना किसी साइंटिफिक रिकॉर्ड के। रानिल की ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बेयर, फुल फॉर्म बायोडाइवर्सिटी एजुकेशन एंड रिसर्च, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो नई स्पीशीज को खोजने और बचाने के लिए काम करती है। 2009 में बनी इस संस्था ने स्पर्म व्हेल्स, ड्यूगोंग, स्पाइडर्स और कई सारे दूसरे जीवों के संरक्षण के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए। Between 2009 and 2019, we have basically discovered 68 new species: spiders, scorpions, snakes, amphibians, and also we have a couple of species of mammals as well. रानिल ने एक बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट किया था श्रीलंका में एक समय पर स्लॉथ बेयर्स को बचाने का। यहीं से ही इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेयर पड़ा। लेकिन दिक्कत ये है कि कोविड के बाद से इनकी फंडिंग लगभग पूरी तरीके से खत्म हो गई। But after COVID, basically most of the funds stopped. इनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसों की सख्त कमी है। पैसे नहीं है इन नई स्पीशीज को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करने के, और अगर इन्हें टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया तो इन्हें बचाया भी नहीं जा सकता। इसलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं और आप, हम सब मिलकर इन नई स्पीशीज को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट करेंगे और बाद में इन्हें बचाने का काम करेंगे। वाओ, अस्फा कितना सुंदर था वो। कार्निवोरस प्लांट्स भी मौजूद है, वही कार्निवोरस प्लांट्स जिनके बारे में हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा है स्कूल की, लेकिन यहाँ पर ये असली में है। जैसे कि पिचर प्लांट, यही वो प्लांट है जिसके अंदर इंसेक्ट्स का ढक्कन बनाया जाता है, और अंदर देखना चाहोगे क्या है इसके, तो बहुत सारे मरे हुए इंसेक्ट्स की डेड बॉडी और पिचर प्लांट का अपना फ्लूइड, जो इंसेक्ट्स के लिए बहुत ही डेडली होता है। I love this video already. अच्छी सी बात बताऊंगी लास्ट में। हिल टॉप मौजूद है यहाँ, जिसके ऊपर है एक छोटी सी झोपड़ी। ये झोपड़ी ना सिर्फ एक रिसर्च लैब है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, बल्कि ये एक एजुकेशन सेंटर भी है, जहाँ पर स्कूल के बच्चे आते हैं, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराए जाते हैं लोकल लोगों के लिए, और उसी के साथ साथ ये एक रेयर एनिमल्स का रेस्क्यू सेंटर भी है। ये एक्चुअली में एक वेनेमस वाइपर स्नेक है। वाइपर थोड़ी दूरी मेंटेन करना अच्छी चीज़ है। जब भी लोकल लोग इसे यहाँ पर देखते हैं, वो इसे इंस्टेंटली मार डालते हैं, लेकिन ये वाला वेनेमस नहीं है, तो इसे मैं हाथ में ले सकता हूँ। Is this also an endemic species? Yeah. What is the name of this species? Pipe snake. Pipe snake. The scientific name is Cylindrophis maculatus. It's a fossorial snake. It doesn't bite also. No, it doesn't. तो रेस्क्यू करने के बाद जब ये इन जानवरों को अपने व्हाट्स द यूज ऑफ दिस? यूज नहीं, आई मीन सॉरी, दैट साउंडेड रॉन्ग। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए इसके बारे में लोकल लोगों में, और उसके बाद ये इसे वाइल्ड में वापस छोड़ देते हैं। Yeah, this is a crate. It belongs to the these are one of the most highly venomous snakes in the world. ये दुनिया के सबसे वेनेमस स्नेक्स में से एक है। Yeah, and this is an endemic species. और ये सिर्फ श्रीलंका में ही पाया जाता है। And what happens if it bites? The crates, of course, you need immediate medical attention. So what will we do if it bites now? Generally, crates are nocturnal, so during the day they're slightly docile. Makes But at sense. night, if you handle it properly, Yeah. he can get infected. How quickly do we need help if it I would bites? say within 1 hour. Within maximum. 1 Yeah. hour, maximum 1 hour. Otherwise it can kill you. Definitely. तो सबसे खतरनाक से खतरनाक जानवर भी इकोलॉजी में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए रैनिल की ऑर्गेनाइजेशन सभी जानवरों को रेस्क्यू करने के लिए और कंजर्व करने के food लिए pyramid. काम करती है। Main education area and the station. The fangs. One species of red scorpion. Scorpion. Swimming, so तो ये हैं दोस्तों टेरेंटुला स्पाइडर्स की वो नई स्पीशीज जिन्हें अभी तक साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है। Tarantula, सारी yeah. स्पीशीज जिनके बारे में साइंटिफिक Reminds me of Harry Potter's कोई खबर मकड़ी. नहीं है अभी तक। Second. कुछ सांप की भी नई स्पीशीज हैं जिन्हें Movie. सस्पेक्ट करते हैं कि ये नई स्पीशीज है। ये वाली बड़ी यूनिक लिजर्ड एक ड्रैगन फ्लाई को खा रही है। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है दोस्तों कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। 6 मेन स्टेप्स हैं, जिसमें पहली स्टेप होती है फील्ड एक्सप्लोरेशन। एक्चुअली में बायोलॉजिस्ट और उनके रिसर्चर्स के द्वारा जंगलों में जाना और खोजना नए स्पीशीज।
ये सबसे एक्साइटिंग स्टेप है, लेकिन सबसे टाइम कंज्यूमिंग स्टेप भी है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कितनी देर जंगल में रहना पड़ेगा, कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ेगा नई स्पीशीज की खोज में। लेकिन एक बार अगर आपको कोई नई स्पीशीज मिल जाती है तो आती है सेकंड स्टेप, स्पेसिमेन कलेक्शन। फर्दर रिसर्च करने के लिए आपको एक्चुअली में इस एनिमल का एक स्पेसिमेन अपनी लेबोरेटरी में ले जाना होगा, और इसके लिए कई साइंटिस्ट एक्चुअली में इन एनिमल्स को मार देते हैं, लेकिन डॉक्टर रानेल ऐसा नहीं करते। ये जिंदा एनिमल को ही कैप्चर करके ले जाते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि आगे की रिसर्च करने के लिए इंतजार करते हैं जब तक एनिमल्स की नेचुरल डेथ नहीं होगा। So this is a dead specimen, but you did not kill it. You waited for it to naturally die. Wow. तीसरी स्टेप आती है मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन। इस Patience. स्पेसिमेन को और डिटेल में स्टडी करने के लिए आपको अक्सर इसे डायसेक्ट करना पड़ता है, या फिर माइक्रोस्कोप्स के अंदर देखना, हाई क्वालिटी कैमरास का इस्तेमाल करना इसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए। इसके अलग अलग ऑर्गन्स को देखा जाता है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Then we look at the stridulating organ, which is found here in this part of the leg, the inner part of it, and their fangs, and also if it's a male, we look at the pedipalp bulb. तो एक्चुअली में ये स्पीशीज जब जिंदा थी तब ऐसी दिखती थी। नेचुरल डेथ होने के बाद ये सारी रेड कलर की इसलिए बन जाती हैं क्योंकि अल्कोहल में डालने के बाद सबका कलर फेड हो जाता है। इसलिए सभी स्पीशीज की लाइव फोटो लेनी भी बहुत जरूरी चीज है उन्हें डॉक्यूमेंट करने के लिए। ये करने के बाद फिर करते हैं हम कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि चौथी स्टेप है, जो इसी एनिमल की इससे मिलती जुलती नोन स्पीशीज है उन्हें डिटेल में स्टडी करना और देखना कि एक्चुअली में आपने जो स्पीशीज डिस्कवर करी है वो सही में नई है या नहीं। ये काम करना काफी महंगा पड़ सकता है क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग म्यूजियम्स में जाना पड़ता है जहां पर एग्जिस्टिंग स्पीशीज के स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। ये नॉलेज इतनी स्पेसिफिक है, अक्सर इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ नहीं मिलता और म्यूजियम्स के अंदर जाकर ही देखना पड़ता है। For this genus, there's only 7 described species. Okay. So we analyze all 7 described species in Sri Lanka. Okay. So now that's why we have to go to other museums where they have specimens and analyze them as well. पांचवी स्टेप है मॉलिक्यूलर एनालिसिस। इसमें डीएनए सीक्वेंसिंग जैसे प्रोसेसेस आते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं करे जाते। अगर आप बाहर के फीचर्स देखकर ही श्योर हो कि आपकी स्पीशीज नहीं है तो उसी से ही काम चल जाता है, लेकिन कई बार डीएनए को भी एनालाइज करना पड़ता है। Will you do DNA sampling of this one? These, of course, since they are 100% confirmed new and there is no species that is closely related to it, we won't be doing DNA. और ये सब करने के बाद जब आप श्योर शॉट एस्टैब्लिश कर लेते हो कि आपने एक नई स्पीशीज डिस्कवर करी है तो आती है फाइनल स्टेप, इसके बारे में एक रिसर्च पेपर पब्लिश करना और इसे एक नया नाम देना। साइंटिस्ट के लिए रिसर्च पेपर्स लिखना कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज यहाँ आती है एक्चुअली रिसर्च पेपर्स को क्रेडिबल साइंटिफिक पब्लिकेशंस में पब्लिश कराना। ये बड़ा महंगा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द जर्नल आपकी कॉस्ट $3000 से $4000 तक की आ सकती है सिर्फ एक रिसर्च पेपर को पब्लिश कराने के लिए। जितनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर जर्नल में आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराओगे उतना ही बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है। पूरी दुनिया में 2 सबसे हाई इम्पैक्ट जर्नल्स हैं, नेचर और साइंस जर्नल। तो इन जर्नल्स में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना सबसे महंगा पड़ता है, लेकिन इसके अलावा कई सारी और भी हैं, जैसे कि डॉक्टर रानेल ने मुझे बताया ज़ूकीज, ज़ूटैक्सा, और इंडिया में है इंडियन जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा। टैक्सोनॉमी जो शब्द है यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप एक नई स्पीशीज को नेम करते हो। नेमिंग को लेकर कई सारे रूल्स हैं जिनके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल यहाँ पर ये है कि याद नहीं रहता तो भी ऊपर किसी स्पीशीज का नाम नहीं रख सकता। इसलिए जब साइंटिस्ट किसी स्पीशीज का नाम किसी एक इंसान के नाम पर रखते हैं तो वो इंसान वो लोग होते हैं जनरली जिन्हें वो साइंटिस्ट ऑनर करना चाहते हैं। गाड़ी में बैठ के मैंने जूते निकाले और सॉक देखी, मुझे कुछ पेन सा फील हो रहा था। सॉक निकाली तो पता चला एक लीच एक्चुअली में मेरी सॉक के अंदर चला गया और यहाँ पे काट भी लिया मुझे। ये आप देख सकते हो खून पिया हुआ लीच कितना मोटा लग रहा है। ओहो यहाँ पर दोस्तों डॉक्टर रानी फूड कोमा में होगा करने के लिए हमारे YouTube चैनल के बिहाफ पर मैं कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 3 लाख रुपए मैंने दे रहा हूँ इनके रिसर्च असिस्टेंट। आई आल्सो फील लाइक कोई बताने की जरूरत नहीं थी कर पाए अकोमोडेशन के लिए, उनके गुड, दैट्स रियली पैसे नाइस। से लगभग 2 से 3 महीने तक का काम किया जा सकता है फील्ड असिस्टेंट्स की मदद से। फिर दे रहा हूँ मैंने 1.5 लाख रुपए बाहर देशों में जाने के लिए, म्यूजियम विजिट्स के लिए, जहाँ पर बताने का क्या मतलब है
इसके अलावा 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं इक्विपमेंट के लिए, ताकि ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट खरीद सकें, हाई क्वालिटी कैमरास, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप्स। 2 लाख रुपए पब्लिकेशन के लिए, जो रिसर्च पेपर को एक क्रेडिबल जर्नल में पब्लिश करने की कॉस्ट आएगी। But yeah, फाइनली 2 लाख रुपए I know a lot of this, although 8 से 10 साल हो गए। पैसा लगता है आसपास के I am sure 8 years away from me passing my masters. रुपए का सपोर्ट मैं इन्हें दे चुका हूँ, जो काम आएगा एक स्पीशीज की साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन और कंजर्वेशन के लिए। अब जाहिर सी बात है, सवाल आपके मन में आएगा कि इतने पैसे खर्च करना एक स्पीशीज को डॉक्यूमेंट करने के लिए, क्या पॉइंट बना इस चीज को करने का? इससे अच्छा बेहतर नहीं है कि इस स्पीशीज को ऐसे कैसे छोड़ दो उस जंगल में और उस जंगल को कंजर्व कर लो, इन सब चीजों पे पैसा खर्च करने की जगह? बात सही है, पॉइंट है। कंजर्वेशन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन मेरी राय में इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि कंजर्वेशन साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन पर ही डिपेंड करती है। जब भी किसी नई स्पीशीज को साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसी के बाद ही दुनिया भर के साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता चलता है। दुनिया भर से रिसर्चर्स फिर इस जंगल में आते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। एनजीओज का इंटरेस्ट जागता है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट जागता है, और इन्हीं चीजों से इस एरिया में एक तरीके से रिसर्च टूरिज्म देखने को मिलता है, और सरकार पर प्रेशर पड़ता है कि वो इस जंगल को कंजर्व करे, नेशनल पार्क या नेशनल रिजर्व घोषित कर दे। अगर यहाँ पर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करी जाएगी तो किसी को इससे कोई परवाह ही नहीं होगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई नई स्पीशीज पाई जा रही है जानवरों की, और इस फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना जरूरी है। और यहाँ पर ये कंजर्वेशन का काम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, और आप यहाँ क्या कर सकते हैं डॉक्टर रानिल को सपोर्ट करने के लिए, इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूँ। अभी मुझे चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है हमारा दूसरे जंगल में जाने का, जहाँ ये मुझे वो स्पाइडर की स्पीशीज दिखाएंगे जिसका नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा। आइए पहले यहाँ चलते हैं। This makes sense since he is donating. ऐसा होता है a lot of times. हेलीकॉप्टर से ट्रैवल करना पड़ेगा, और यहाँ हेलीकॉप्टर ज़्यादा उतरता नहीं है, तो बच्चों की लाइन लगी है स्कूल की हेलीकॉप्टर को देखने के लिए। मैं यहाँ से क्यों आया कर रही? वैसे श्रीलंका जैसे देश को हेलीकॉप्टर से एक्सपीरियंस करने का अपना अलग ही मजा है। ऐसे बेहतरीन नज़ारे दिखाई देते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। रास्ते में हमें सिगिरिया लायन रॉक भी दिखाई दिया, ये श्रीलंका की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। आमतौर पर My cousin used to live here for a while for his work. कर जाते हैं, लेकिन I've heard. आसमान से इसे देखने को मिला। एक और कमाल की चीज जो मुझे पता लगी वो ये कि हेलीकॉप्टर उड़ते समय खिड़की खोली जा सकती है, और खिड़की से हाथ बाहर निकालना भी ज्यादा अनसेफ नहीं है। वो हवा थोड़ा just frequency. Amazing. कुछ घंटों के सफर के बाद हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन, एक और अनडिस्क्लोज लोकेशन। यहाँ पर होपफुली हमें वो स्पाइडर की नई स्पीशीज मिलेगी जिसकी हम खोज कर रहे हैं। ये पूरा रेन फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस रास्ते पर चलते चलते भी लीचेस हमला कर रहे हैं। अभी तो फॉरेस्ट के अंदर कदम भी नहीं रखा है एक्चुअल फॉरेस्ट, और हर 2 सेकंड में नए इंसेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे कोई बड़ा सा स्नेल, कहीं पर कोई लिजर्ड, कहीं पर कोई और इंसेक्ट। स्कॉर्पियो, जैसे कि ये एक जाइंट मिलीपीड है जो इस पत्थर पर मौजूद मॉस को खा रहा है। heaven, heaven. I love it. Ooh. The beauty. Nature is everything. ये वाली बटरफ्लाई जस्ट अभी अभी अपने प्यूपा से निकली है, क्योंकि इसके विंग्स बड़े folded हैं। Yes. I'm glad I decided to watch this. I don't know about you, I'm having a ball. ये फील्ड वर्क जितना आसान दिखने में लगता है उतना है नहीं। हमें करीब 2.5 घंटे हो गए हैं यहाँ पर स्पाइडर्स को ढूंढते हुए, लेकिन कोई स्पाइडर्स मिली नहीं है। मैं पैरों से लीचेस निकाल के थक गया हूँ।
जगह जगह मच्छरों ने भी काट लिया है और कोशिश तो यहाँ पे भी है। स्पाइडर ढूंढने की। कुछ देर बाद हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। Oh! Recorded burrows before, but subsequently it has been dug and got into. तो 2019 में यहाँ पर एक नई स्पीशीज डॉक्यूमेंट करी गई थी जिसकी नॉलेज पब्लिकली अवेलेबल है और यहाँ पर आकर किसी ने खोदने की कोशिश करी है उन स्पाइडर्स के बरोस को, उन स्पाइडर्स को निकालने के लिए। I think they're doing it for the pet trade. इलीगल पेट ट्रेड। ये कौन पेट रखेगा? यही But कारण है why? दोस्तों कि मैं इन जंगलों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहा हूँ। Thank क्योंकि you for जैसे ही that. पब्लिक डोमेन में ये जानकारी आती है कि किसी एरिया में कोई नई स्पीशीज मिली है तो छी यार। इमीडिएट खतरा उन स्पीशीज पर होता है इलीगल ट्रेडिंग का। कुछ लोग सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए इन बेजुबान जानवरों की जिंदगी के साथ खेल खेलते हैं। किसी को एग्जॉटिक पेट बनाना है तो किसी को बस शो ऑफ करना है इन्हें अपने घर में कैद रखकर। और इसी कोशिश में इन लोगों ने अब इन स्पाइडर्स के घरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है इस एरिया में। यहाँ पर हर जगह इन्होंने स्पाइडर्स के बरोस को खोद रखा है, इसलिए हमें भी मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है स्पाइडर आज। इस प्रॉब्लम से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका है यहाँ आसपास मौजूद लोकल लोगों को एंगेज करना। जो गांव वाले इस जंगल के आसपास रहते हैं उनमें अवेयरनेस फैलाना कि यहाँ पर ये स्पीशीज मौजूद हैं, कैसे इन्हें आइडेंटिफाई करना है, कैसे इन्हें प्रोटेक्ट करना है और अगर यहाँ पर कोई इलीगली इन्हें चुराने आए तो कैसे फॉरेस्ट रेंजर्स को टाइम पर इन्फॉर्म करना है। दारू काटते ना दारू करना को दवाल टाइम ना अभी काटो मुकुट कर ला। आटक मुकुट कर रहा। अक्सर लोकल लोगों को ही फॉरेस्ट रेंजर्स के तौर पर भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का Yeah, भी it's a एक बड़ा great. अच्छा जरिया हाँ, बन tool जाता अच्छा है। So you organize like programs for them also? Yeah, we do. Yeah. So these areas, of course, still it's in its infancy. Yeah. अब अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जिस स्पीशीज की खोज में हम इस जंगल में आए थे उसका कोई लाइव स्पेसिमेन तो मिला नहीं। आखिर ऐसी ही होती है एक फील्ड रिसर्चर की नौकरी, जरूरी नहीं कि हर दिन आपको कुछ नया हाथ लगे। लेकिन इसी स्पीशीज का एक डेड स्पेसिमेन मौजूद है डॉक्टर रानिल के खुद के ऑफिस में। तो हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। So नाम नहीं मिलने वाला कोई स्पाइडर को because they didn't find any, right? Dhruv is such a common name. वैसे यहाँ की सड़कें, फुटपाथ्स और आसपास की साफ सफाई देखकर पूरा नाम ऐसा I'm लगता sure है कि something like 3 साल that. पहले इस देश में एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी। सब कुछ बहुत ही साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड है। It's actually really clean. से आपको अंदाजा मिल जाएगा कि श्रीलंकन घर भी किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं अंदर से। अब हम रानिल के घर में आ गए हैं। इनके लिविंग रूम में एक बड़ा ही स्पेशल फीचर है जो कई श्रीलंकन घरों में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये लिविंग रूम है, इसके साइड में ऊपर जो छत है वो ओपन है। इस चीज को परगोला कहते हैं। परगोला। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी क्योंकि यहाँ से बहुत सी नेचुरल लाइट आती है और पूरे घर को काफी ब्राइटन अप करके रखती है। और फिर But मुझे heat, finally बारिश। उस चीज की झलक देखने को मिली जिसकी हम इतने समय से खोज कर रहे थे। Generally, life specimen with the legs about that big. Wow. Yeah, that would have been interesting to see in the forest. तो ये वो टेरेंटुला स्पाइडर की स्पीशीज है दोस्तों। छोटू सा है। नाम मेरे नाम पर रखा जाएगा। इसका जेनस है पोसेलोथेरिया, तो इसका नाम बनेगा पोसेलोथेरिया राठी। ये स्पाइडर की असली फोटो है जब ये जिंदा होता है तो कैसा दिखता है। एग्जैक्टली क्या होगा इस पर अभी थोड़ी चर्चा है क्योंकि हमें पूरा साइंटिफिक नेमिंग कन्वेंशन देखना होगा। ऐसा होता है कि अगर मेल नाम है तो एंड में आई डालना होता है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि ये नाम मेरे नाम पर क्यों रखा जाएगा, इसके पीछे सिंपल रीजन है कि मैंने इतना टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूट Yeah, I think वो थोड़ा but natural है, होता है lot of times, so it's understandable. से इस एक स्पीशीज की साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन करना पॉसिबल हो पाए।
अब दोस्तों मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा यही चीज करने के लिए। पिछले 5 सालों में 40 ऐसी एनिमल की स्पीशीज हैं जिन्हें डॉक्टर रानिल की ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्कवर किया है, लेकिन उन्हें साइंटिफिकली डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका 24 मिनट्स की वजह से। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूंगा दोस्तों, आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हो प्लीज इनकी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करो ताकि इन सभी एनिमल स्पीशीज को बचाया जा सके। इस वीडियो से जितना भी पैसा कमाया जाएगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, लेकिन उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर आप जाकर अपनी डोनेशन कर सकते हो और ये सारा कंट्रीब्यूशन इनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा। और आप में से वो लोग जो बड़ा अमाउंट देना अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप एक ही बारी में $10,000 डोनेट कर दो, उससे एक स्पीशीज का काम पूरा हो जाएगा और बदले में डॉक्टर रानिल उस स्पीशीज का नाम आपके नाम पर रखेंगे। एक बहुत ही बढ़िया तरीका आपको ऑनर करने का और जानवरों को भी बचाने का। अगर आप इस बड़ी डोनेशन में इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो डोनेशन का लिंक दिया है उसमें $100 से ऊपर का अमाउंट डोनेट कर सकते हो और जितने भी लोगों ने $100 से ऊपर डोनेट किया है डॉक्टर रानिल उन्हें खुद पर्सनली रीच आउट करेंगे इस चीज के लिए और आप फिर उनसे बात भी कर सकते हो, इस पूरे प्रोसेस को बेहतर समझ भी सकते हो। 40 स्पीशीज में वैसे सिर्फ स्पाइडर्स ही नहीं बल्कि चूहे हैं, इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के स्कॉर्पियंस हैं, स्नेक्स हैं, फिश हैं, इवन डॉल्फिन्स तक हैं। पहली स्पीशीज जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन दूर से करी थी पोसिलोथेरिया राजे। ये डॉक्टर रानिल के द्वारा लिखी गई किताब है स्पाइडर्स इन श्रीलंका के ऊपर और इन्होंने बताया कि ये पहली किताब है जो श्रीलंका में किसी ने लिखी हो स्पाइडर्स के ऊपर। इससे पहले कोई भी किताब नहीं है जो स्पाइडर्स के ऊपर लिखी गई है। तो एक डॉक्यूमेंट करने का काम मकड़ियों को जितना इन्होंने किया है शायद ही किसी और ने किया है पूरे देश में। मैंने हमेशा से कहा है दोस्तों, हम इस चैनल से जुड़े हुए लगभग 3 करोड़ लोग हैं। अगर हम साथ में मिलकर कोशिश करें तो सही मायनों में हम दुनिया में ग्राउंड लेवल पर चेंज ला सकते हैं। इसी दिशा में एक कोशिश थी। आपके सपोर्ट से 40 से ज्यादा नई एनिमल स्पीशीज को यहाँ बचाया जा सकता है और डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसे मेरे कई सारे और प्लान्स हैं फ्यूचर में। अमेजिंग मैं एक चीज़ देख रही थी उसके बाद कमेंट सेक्शन में इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव एक्चुअली फंडेड जस्ट इन द कमेंट सेक्शन। $sign आता है जहाँ पे तुम फंड कर सकते हो in the comments itself, and a lot of people have funded. That's amazing. That's really amazing. Genuinely, that's incredible. I really enjoyed it. बहुत बहुत मज़ा आया. I think I did mention बीच में कि मेरा बैचलर zoology में था, which is why I relate and enjoy this so much. Thankfully मैंने उसी चीज़ में बैचलर एंड मास्टर्स किया जिसमें मुझे इंटरेस्ट भी था. So that I would stay there. I wouldn't go to human genetics because इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है. That's my master's and then thesis again. Again, same thing. It's nothing related to be here. But this was like a refresh because I still watch a lot of such videos as well. देखो बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे. They do have reserves like that. They're part of it या फिर वो they literally own it. And specifically lions की अगर है I love to watch them. I don't know मुझे क्या लगाव है lions से, but I really enjoy watching the majestic king and queens of the jungle. I enjoy them, so I do watch such things a lot anyway. But ये also like a study video, a bit more of informational video. I love these things about him so much. ये क्यों अपना पॉलिटिक्स वाला बायस्ड व्यूज बोल के इमेज और उनके वीडियोस खराब कर रहे हैं. I would have never stopped doing his videos if only he has rights to do whatever he wants. I just don't agree to those parts of it, so we'd stay away from that. But this is so good. I hope he continues and I would love to watch it. I don't know अभी आपको कैसा लगा, ये मज़ा आया नहीं आया. मुझे बहुत आया. So I think I'll watch it myself. If you don't like it, साथ में देखना. And what I said बीच में कि I wanted to say something really nice was हमारे बैचलर की स्टडी ट्रिप was on an island. यहाँ पे बेट द्वारका के बाजू में एक और नज़दीक में एक आइलैंड है ओखा करके. And it was a very जहाँ पे हम थे उस आइलैंड के पार्ट में it was like village was quite far. वो कोई नहीं था. It was just us, 2 colleges that do study zoology and द सर जो वहाँ पे रहते हैं वो जो रिजर्व वहाँ की जो भी मरीन लाइफ है एंड देयर इज फ्यू मोर लैंड कोरल रीफ्स है वहाँ की. देयर आर ऑल्सो मेनी डॉल्फिन्स देयर एज वेल.
सो वो जो भी वहाँ पे है उनका वो ख्याल रखते हैं, जस्ट लाइक हाउ ही वॉज डूइंग. ही इज़ अ बायोलॉजिस्ट एंड अ साइंटिस्ट एज वेल. सो ही researcher, probably all in one. I don't know exact word because it's been what, when was I in my bachelor's? मास्टर्स को ख़त्म करे आई थिंक 7-8 साल हो गए, तो इट्स बिन दैट लॉन्ग. तो अगर मैं कोई चीज़ गलत बोल रही हूँ, हो सकता है, इंसान हूँ, माफ़ करना. बट ही वॉज इनक्रेडिबल ऑब्वियसली इन हिज नॉलेज एंड द वे ही हैज शोड अस. एक्चुअल में इस तरह का हमने 5-6 दिन का फील्ड वर्क किया है वहाँ पे, टू सी द मरीन लाइफ लाइव, what we had studied, to actually calculate time के साथ tides और every के साथ how do you calculate the time, how do you, like every single night was studying the telescope के साथ, you know, and with that they have a different type of light where you can actually pinpoint stars and constellations. Every single night was stargazing and it was one of the best experiences I've ever had in my life. ये इसको बोलते मुझे लगता है पढ़ना. If someone is studying something like this, I would have loved that kind of practical learning than just cramming. And yeah, I mean obviously theory भी important है, but सिर्फ theory ही होती है at least where I studied from. But this was incredible. So इससे मुझे वो चीज़ याद आ गई. It's been so long I've been there, but it was an experience I would remember for my life. Brilliant. It was the best study tour I've ever had. Nor my masters or anything could have compared to it. Anyway, that's just what I wanted to say. I enjoyed. I hope you did too. And I will see you guys next time. Bye, buddies. Love you.